हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ टोपोग्राफी के वीडियो की तरह इस वीडियो में मार्कर दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि उस वाले मार्कर की जो निब सूख गई थी, सो आई गॉट अ न्यू वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अबाउट प्लेटलेट्स। तो यार सबसे पहले प्लेटलेट्स होता क्या है? सो वी हैव ऑलरेडी, यार ये तो बहुत पतला चल रहा है, मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा, वैसे ही हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है और ख़राब हो जाएगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इन एडवांस फॉर दैट। चलो, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं। देखो, हमारे ब्लड में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेल्यूलर कंपोनेंट और एक फ्लूइड कंपोनेंट। फ्लूइड कंपोनेंट कौन सा होता है? प्लाज्मा। सेल्यूलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो हम लोग आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस बार या इस वक्त अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किस चीज़ में हेल्प करती हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, नंबर 1। उसके बाद इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो भैया इनका प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो में। अब ये रेड बोन मैरो क्या है, कहाँ है? तो देखो, बोन कुछ ऐसी होती है, बोन कुछ ऐसी होती है जैसा कि कुत्ता खाता है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चलो, इसमें से ये जो एरिया है, ये वाला एंड ये वाला, दीज बोथ आर दी रेड बोन मैरोज ऑफ अ बोन, ठीक है। बोन में बेसिकली रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो होता है। तो ये हमारा रेड बोन मैरो वाला एरिया है, जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन होता है एज वेल एज प्लेटलेट्स का भी प्रोडक्शन यहीं पे होता है। द रेड बोन मैरो पार्ट, ये थोड़ा स्पॉन्जी सा होता है, इसकी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वी आर नॉट गोना गो इन डिटेल, बस हमें ये बात करनी थी कि रेड बोन मैरो कहाँ होता है, तो ये बोन में होता है, ठीक। उसके बाद इनका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? तो भैया प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन नाम के एक ऑर्गन में। अब ये स्प्लीन कहाँ होता है? सो गाइज, ये स्प्लीन नामक ऑर्गन हमारे लिवर के पास होता है, लिवर से इनफैक्ट कनेक्टेड होता है। एंड दिस इज जस्ट बिलो आवर डायफ्राम। डायफ्राम बोले तो ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं, किडनी नहीं, ये लंग्स हैं, ठीक है ना। मुझे पता है किडनी जैसे लग रहे हैं, डोंट माइंड। इनका ये डायफ्राम होता है और इनके जस्ट नीचे यहाँ पर हमारा स्प्लीन ऑर्गन होता है, जो कि लिवर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसकी डिटेल में नहीं आना हमें, बस हमें ये स्प्लीन याद रखना है। इवन दिस स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड मतलब एक तरीके से कह लो कब्र। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, मतलब यहीं पर आरबीसीज का भी डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। फिर उनका बाइल पिगमेंट, उनका हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, बाकी स्प्लीन में रह जाता है एंड ऑल। ये सब हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक। तो प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होता है। और क्या हो सकता है इनके बारे में? तो और ये होती हैं डिराइव्ड सेल्स, यानी कि ये डिराइव होते हैं किसी से। किससे डिराइव होते हैं? एक हमारे पास बड़ा सेल होता है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स नाम से पता चल रहा है कैसा सेल होगा। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल। मेगा कैरियोसाइट्स विच मीन्स बिग न्यूक्लियस वाले सेल्स, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, मेगा कैरियोसाइट्स, हमें बस इतना ही जानना है कि ये डिराइव सेल्स होते हैं, मतलब कि बने होते हैं एक बड़े सेल से। तो प्लेटलेट्स को सेल्स कहना उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। प्लेटलेट्स को हम लोग सेल फ्रेगमेंट्स कहें तो वो ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि ये मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनसे बने होते हैं, इनसे डिराइव सेल्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2, सॉरी अगला पॉइंट ये कि ये होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, या फिर कह लो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनका लाइफ स्पैन होता है 7 to 10 डेज। ये सारी पॉइंट्स बिल्कुल याद करने वाले हैं। प्लेटलेट्स का इंट्रोडक्शन है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर प्लेटलेट्स, इनके बारे में कुछ ब्रीफ जनरल इन्फॉर्मेशन दीजिए, सो वी कैन राइट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। क्या क्या? प्लेटलेट्स, इनका फंक्शन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इनका प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में होता है, इनका डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, derived from megakaryocytes, also they are non-nucleated, या उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, and their life span is 7 to 10 days, ठीक।
अब चलिए एक चीज़ और जो कि मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, इनका एक और नाम होता है एंड दैट नेम इज़ थ्रोम्बोसाइट्स। इनका एक और नाम होता है विच इज़ थ्रोम्बोसाइट्स। दैट्स इट, इतना काफ़ी है प्लेटलेट्स के इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, देख लो, पढ़ लो, इसको अच्छे से नोट्स फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, मैंने तो बस ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख दिया। वैसे नोट्स को पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने पड़ेंगे, बस ऐसे लिख दो प्लेटलेट्स, एक एरो बना के प्रोडक्शन, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर डिराइव्ड, इससे फंक्शन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, थ्रोम्बोसाइट्स इनका दूसरा नाम है, 7 to 10 डेज इनकी लाइफ साइकिल है, नो न्यूक्लियस, बस। अच्छा, अब इस हम लोग बात करेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, फंक्शन क्या है इनका, क्लॉटिंग है। और क्लॉटिंग होती कैसे है, क्लॉटिंग एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, स्टेप्स में होता है, तो कैसे कैसे होता है ये हमें बात करनी है। सो वी आर जस्ट गोना टॉक अबाउट दैट। उससे पहले एक चीज़, क्लॉटिंग हमारे पास जो होती है, क्लॉटिंग थोड़ा लेमैन टर्म है। ठीक है, लेमैन मतलब टेक्निकल टर्म नहीं है या बायोलॉजिकल टर्म नहीं, इसका थोड़ा टेक्निकल टर्म की बात करें तो वो होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमारे पास अभी कुछ टर्म्स आएंगे या कहीं पर भी आपको ये टर्म्स लिखे मिल जाएं तो यही समझ लेना इन सबका एक ही मतलब है। एक है थ्रोम्बोकाइनेज, ये एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एक एंजाइम होता है। और इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका तीसरा नाम है फैक्टर एक्स और इसका चौथा नाम है स्टुअर्ट फैक्टर। अब एक मिनट, ये जो मैंने फैक्टर एक्स बोला, ये फैक्टर एक्स नहीं है, दिस इज़ फैक्टर 10। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में, कह लीजिए बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इवन 11th फैक्टर भी होता है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। तो थ्रोम्बोकाइनेज इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 10 और इवन स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि थ्रोम्बोकाइनेज एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन अलग अलग होते हैं। अब मुझे पता नहीं वो इन्फॉर्मेशन कितनी जेन्युइन है, कितनी सही है। सो कीपिंग दैट असाइड, हमारी बुक में तो यही दिया है कि भैया ये चारों टर्म्स का एक ही मीनिंग होता है। तो अगर आपको इन चारों में से कोई भी एक टर्म मिल जाए तो आपको यही समझना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट एन एंजाइम। अब इस एंजाइम का क्या काम क्या होता है, नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। चलो देखते हैं क्या है। तो देखो क्लॉटिंग कैसे होती है। ये सपोज कर लो आपकी कोई ब्लड वेसल है, कुछ ऐसा ही डायग्राम अगर आपके पास कंसाइज है तो उसमें भी बना होगा। ये आपके पास कोई ब्लड वेसल है, इसके अंदर आरबीसीज भी होंगे। चलो थोड़ा अच्छे से आरबीसी बना दें, वैसे बाई कॉनकेव होती हैं यार। एक अच्छी आरबीसी बना देता हूँ, बाकी ऐसे ही बना दूंगा। चलो ठीक है, इतनी काफ़ी ना, एक बाई कॉनकेव, बाकी सारी आरबीसी ऐसे से बना दी। इसी में आपके वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे, इसी में आपके प्लेटलेट्स भी होंगी। ठीक है, अच्छा अभी आपकी ब्लड वेसल जो है बिल्कुल सही है। और ब्लड वेसल नीचे से नहीं ऊपर से ही फटेंगे, जो स्किन के साथ पास वाला एरिया होगा उसी में कट लगेगा। ठीक है ना, तो ये आपकी ब्लड वेसल है, कट गई, फट गई, चोट लग गई, इंजर्ड हो गई, कुछ भी हो गया, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर होंगे इंजर्ड टिश्यू सेल्स। इंजर्ड टिश्यू सेल्स, ठीक है। ये इंजर्ड टिश्यू सेल्स क्या करेंगे, ये जो इंजर्ड टिश्यू सेल्स हैं ये एंजाइम रिलीज करेंगे। अब बताओ कौन सा एंजाइम हो सकता है, सोचो 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 सोचो, कौन सा एंजाइम होगा। वही एंजाइम जिसके बारे में तक बात कर रहे थे, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, तो ये इंजर्ड टिश्यू सेल्स क्या करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये जो चोट लगी, ये जो ब्लड वेसल फटी, यहाँ पर प्लेटलेट्स आके जमा होंगी। ठीक है, प्लेटलेट्स ऐसे ऐसे आके जमा होंगी एंड दे विल फॉर्म अ प्लग। प्लग मतलब कह लो एक तरीके से एक ग्रुप बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस गोना डू, ये यहाँ पर एक टेम्परेरी क्लॉट फॉर्म करेगा, एक टेम्परेरी क्लॉट फॉर्म करेगा, टेम्परेरी क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेम्परेरी क्लॉट बन गया, बढ़िया।
थोड़ी देर के लिए हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस एक साथ होंगी, मतलब एक के बाद एक होंगी। अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस कैसे होंगी, चलो देखें कौन कौन सी रिएक्शंस कैसे कैसे होंगी। तो पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक, मतलब सबसे पहले तो हमारा ये जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट का एक्टिवेशन होगा। सबसे पहली चीज़ तो यही होगी। प्लेटलेट जो है इनएक्टिव स्टेट में स्फेरिकल से होते हैं, ठीक है। इनएक्टिव, अरे यार, इन एक्टिव प्लेटलेट, ठीक है। इनका जब एक्टिवेशन कर दोगे तो ये इर्रेगुलर से थोड़ा स्पाइनी से, स्पाइनी मतलब नुकीले से, कांटेदार एक्टिव प्लेटलेट्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि स्फेरिकल शेप में होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में ऐसे घूमेंगे, और जब ये एक्टिवेट होते हैं ये एक्टिव प्लेटलेट्स इस शेप में होती हैं, ठीक। अगली चीज़ जो हमें पढ़नी, मतलब अब जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगी वो ध्यान से समझना, इनको याद कर लेना। पहला, थ्रोम्बोकाइनेज जो है, थ्रोम्बोकाइनेज, एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी नाम के आगे एज लग जाए दैट मीन्स इट इज़ एन एंजाइम। पिछले साल पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एज पढ़े होंगे आप लोगों ने, जैसे लिपेज, माल्टेज, इतने तो एज हैं, मेरे को भी नहीं याद कौन कौन से एज थे, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे एज थे, ठीक है। सलाइवरी एमिलेज, पैंक्रियाटिक एमिलेज, तो जहाँ कहीं भी एज लग जाए दैट मीन्स एंजाइम। तो ये एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज। जब ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, प्रोथ्रोम्बिन, दिस इज फाउंड इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव, अरे यार क्या बार बार एक्टिव की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। दिस इज फाउंड इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। ये क्या करेगा, Ca2+ यानी कि कैल्शियम आयंस के साथ, ये प्लस ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, या फिर कह लो इंक्लूडिंग कैल्शियम आयंस, दिस विल फॉर्म थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या है हमारे पास, थ्रोम्बिन इज एन एक्टिव सब्सटेंस, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ में, अभी ये क्या करेगा, अभी ये थ्रोम्बिन कंबाइन करेगा फिब्रिनोजन के साथ। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, फिब्रिनोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, और बिना फिब्रिनोजन के प्लाज्मा को हम लोग सीरम कहते हैं, याद है ना। तो देखो, अब हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट फिब्रिनोजन के साथ फिब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन के साथ कंबाइन करेगा ये थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये वाला थ्रोम्बिन जो यहाँ पर बना वो इधर फिब्रिनोजन के साथ कंबाइन करके फाइब्रिन बनाएगा, फाइब्रिन बनाएगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें थ्रोम्बिन को। ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ कंबाइन करके फिब्रिन बनाएगा, और ये जो फाइब्रिन है, एक चीज़ और, ये जो हमारे पास फाइब्रिनोजन है ये प्लाज्मा में होता है, वेरी गुड, ये सॉल्यूबल होता है, प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, और थ्रोम्बिन के साथ कंबाइन करके ये एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनाता है, फाइब्रिन। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास प्लेटलेट्स जमा थे, जब ये फाइब्रिन बनेगा, फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन एक नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, ठीक है, नेट लाइक या कह लो मैश लाइक, एक मैश जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स का प्लग हमारे पास ऑलरेडी था, और ये काम बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो अब ये जो फाइब्रिन बना, ये इनको एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे 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 से जोड़ देगा। अब ये जो है थोड़ा परमानेंट सा क्लॉट बन गया, थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल क्लॉट बन गया। पहले वाला क्लॉट उतना ड्यूरेबल नहीं था। अब क्लॉट के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास फाइब्रिन भी आ गया, तो इसने इस क्लॉट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, और ज़्यादा ड्यूरेबल कर दिया, और ज़्यादा पक्का कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, हमारी वेसल डैमेज हुई, वेसल पे हमारे पास प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स के आने के बाद फिब्रिन आया, जिसने मतलब प्लेटलेट्स ने टेम्परेरी क्लॉट बनाया, फिर फिब्रिन ने इसी को परमानेंट क्लॉट कर दिया, परमानेंट क्लॉट बना दिया, और बस अब क्या, यहाँ परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, और फिर धीरे से ओवर टाइम हमारी ये जो वेसल है, दिस वेसल विल गेट नॉर्मल, ठीक है। अब हमारी वेसल फिर से क्योर हो जाएगी। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस याद रखिएगा। सबसे पहला, थ्रोम्बोकाइनेज प्लस प्रोथ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस विल फॉर्म थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक सब्सटेंस है
जो कि हमारे प्लाज्मा में होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और वो थ्रोम्बोकाइनेज के साथ कंबाइन करके थ्रोम्बिन बनाता है विच इज़ एन एक्टिव सब्सटेंस। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ कंबाइन होता है विच इज़ सॉल्युबल इन ब्लड प्लाज्मा, और इसके साथ कंबाइन होकर ये फिब्रिन बनाता है विच इज़ इनसॉल्युबल, और ये नेट लाइक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। देखो फिब्रिनोजन जो होते हैं ये मोनोमर्स होते हैं, मतलब ऐसे थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। इन्हीं का थ्रोम्बिन के साथ कॉम्बिनेशन के बाद ये थ्रेड जो है ऐसे 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 के साथ साथ ऐसे, मतलब बिल्कुल मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके, मेश लाइक, ये एक एक मोनोमर होता है, मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, और फिर ये यहाँ पे आके अपना क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्लॉटिंग एंड प्लेटलेट्स। थोड़ी और बात कर लेते हैं। ये आपका हाथ है, सपोज कर लो, ये आपका अंगूठा है, थोड़ा जूम करके बना रहे हैं, अंगूठा इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना, जूम कर लिया अंगूठे को। अब इस अंगूठे में क्या है, आपके चोट लग गई, ठीक, चोट लगी, खून बहा, खून बहने के बाद चोट ठीक हो गई, चोट मतलब चोट पे क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, ये आपकी चोट में क्लॉटिंग हो गई। तो एक इनिशियल क्लॉट बनेगा, फिर एक फाइनल क्लॉट बनेगा। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो आपका प्लग बना था ना, प्लेटलेट प्लग प्लस फाइब्रिन, ये धीरे से श्रिंक होगा। श्रिंक होगा मतलब ऐसे ऐसे सिकुड़ेगा, कह लो, हिंदी में एक प्रिसाइज वर्ड है सिकुड़ेगा, दैट इज श्रिंक होगा। श्रिंक होगा तो इसमें जो प्लाज्मा होगा ना, अब ये उस प्लाज्मा को बाहर कर देगा, और यू कैन से जो इसमें एक्सेसिव प्लाज्मा होगा, दैट एक्सेसिव प्लाज्मा विल ऊज आउट। ऊज मतलब स्पेलिंग शायद यही होती है, हाँ, विल ऊज आउट। ऊज मतलब बाहर निकलेगा, स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बाहर आया, ये अब प्लाज्मा नहीं रह जाएगा, दिस विल बी सीरम। क्यों? सीरम की डेफिनेशन क्या होती है? सीरम इज प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकल गया, सीरम बचा, और इसमें फाइब्रिनोजन ऑलरेडी यहाँ क्लॉट में लग चुका है, तो अब जो निकला एक्सेसिव प्लाज्मा, वो प्लाज्मा नहीं रह गया, अब वो सीरम कहलाएगा, ठीक है। तो ये सीरम यहाँ से निकलेगा, फ्रॉम हियर सीरम विल कम आउट। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन वाला या ये जो श्रिंकिंग वाला प्रोसेस होता है, ये एक बार में छोटा सा प्रोसेस नहीं होता, दिस इज़ ऑल्सो यू कैन से थोड़ा लंबा प्रोसेस है, कि जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना, तभी आप ये देख पाओगे, ये फिनोमिनन देख पाओगे। दिस इज़ नॉट ईजिली ऑब्जर्वेबल इन योर डेली हेक्टिक लाइफ शेड्यूल। आप इसके लिए ज़रा समय निकालें, अपनी किसी चोट को ढंग से ऑब्जर्व करें, स्टडी करें, तब आपको ऐसा कुछ दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। मैंने तो आज तक कभी नोटिस नहीं किया, आपने किया हो, सो दैट्स टू गुड। चलो अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं, कि ये जो हमारा यहाँ पर टेम्परेरी क्लॉट फॉर्म होता है ना, प्लेटलेट और इसका फिब्रिनोजन का, यहाँ पर इन्हीं के साथ साथ डेड सेल्स भी होते हैं। डेड सेल्स किसके? हमारे टिश्यू के, टिश्यू डेड सेल्स भी होते हैं, हमारे डेड WBC भी होती हैं, जो कि बैक्टीरिया से लड़ाई करते वक्त शहीद हो गई थी, और ख़ुद बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस जो कुछ भी वहाँ थे, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, वो भी होते हैं, ठीक है। बस ख़त्म, ओवर। दैट वाज अबाउट क्लॉटिंग। और ये जो हम लोगों ने इनिशियल क्लॉट की बात करी थी ना हाथ में, इनिशियल क्लॉट का जो हम लोगों ने क्लॉट की बात करी थी, आफ्टर सीरम निकल गया, सीरम निकलने के बाद जो श्रिंक क्लॉट बचता है आखिर में वहाँ पे, दैट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बस। थ्रोम्बस, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ अगली चीज़ है हमारे पास ब्लड ग्रुप। ओके, ब्लड ग्रुप बहुत ही ईजी चीज़ है। देखो हमारे ब्लड में जो लिखा रहता है ना, A पॉजिटिव या B पॉजिटिव, इसका एक मतलब नहीं है, A का अलग मतलब है, पॉजिटिव का अलग मतलब है। मतलब A पॉजिटिव एक चीज़ शो नहीं करते, दो अलग अलग चीज़ें शो करते, दो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कैसे? अभी आगे जानेंगे। तो आगे कुछ भी पढ़ने से पहले हमें एंटीजन और एंटीबॉडी का ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मैं प्लेटलेट्स के बारे में शायद बताना भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 माइक्रोलीटर ब्लड, मेरे को लग रहा शायद मैंने नहीं बताया, आई हैव फॉरगॉटन, आई एम सो सॉरी। देखो 1 माइक्रोलीटर ब्लड में कितने प्लेटलेट्स होते हैं, वैसे हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन प्लेटलेट्स की बात कर रहे थे तो बताना बनता है। 1 माइक्रोलीटर मतलब 10⁻⁻⁻⁻�6 लीटर ब्लड में, ठीक है, कितने प्लेटलेट्स होते हैं? दैट आर 200,000 से 400,000 प्लेटलेट्स, यानी कि इतनी प्लेटलेट्स होती हैं 1 माइक्रोलीटर ब्लड में, मतलब कि बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड में इतने में ही
हमारी 5 to 6 मिलियन RBCs होती हैं एंड 4 to 10,000 WBCs होती हैं। 5 to 6 मिलियन RBCs होती हैं एंड 4 to 10,000 WBC होती हैं। चलो 1000 लिख देते हैं, 1000 WBC होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, और जब प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है, जैसे कि स्पेशली डेंगू में, अगर आपके यहाँ किसी को डेंगू हुआ हो या अगर आप ही को हुआ हो, देन यू माइट नो अबाउट दिस कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। जैसे 200,000 एक एवरेज प्लेटलेट काउंट होता है। 200,000 मतलब मिनिमम प्लेटलेट काउंट होता है, और जहाँ तक मुझे याद है मेरा शायद 18,000 चला गया था व्हेन आई सफ़र्ड फ्रॉम डेंगू। व्हेन आई सफ़र्ड फ्रॉम डेंगू मेरा 18,000 चला गया था। तो इस तरीके से डेंगू में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, बहुत कम हो जाती है। इनफैक्ट मेरे एक रिलेटिव है, उनका तो 7,000 जा चुका है। आई वॉज इवन लकीयर एज कम्पेयर टू हिम। चलो अच्छा, कीपिंग ऑल दैट असाइड, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ब्लड ग्रुप्स। तो उसके पहले हमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक इन सो डीप अबाउट दिस। अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी में कुछ होता है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई और फॉरेन बॉडी हो सकती है। फॉरेन बॉडी हो सकती है, ठीक है ना। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? उससे जाके फाइट करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास होती है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन मतलब होता है समथिंग या अ सब्सटेंस और एन ऑर्गेनिज्म, या कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी क्या, कोई फॉरेन पार्टिकल ही कह लो। ये जो यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल की बात हुई थी ना, वही होता है एंटीजन। एंटीजन इज एनी फॉरेन पार्टिकल दैट स्टिम्युलेट्स एंटीबॉडीज। स्टिम्युलेट्स एंटीबॉडीज नहीं, चलो इसकी जगह ऐसा लिख लो, दैट फोर्सेस आवर बॉडी या आवर बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो भैया इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह है कि एंटीजन क्या होता है? एंटीजन हमारी क्या, कोई फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है जो कि हमारी बॉडी में घुस जाए और हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करेगी, तुम एंटीबॉडी बनाओ। और एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फॉरेन बॉडी के खिलाफ। मतलब जैसे ये एंटीजन हार्मफुल है, तो इस एंटीजन को मारने के लिए हमारी बॉडी से एंटीबॉडी निकलेगी और वो इस एंटीजन को मार के ख़त्म कर देगी, ठीक है। एक स्पेसिफिक एंटीजन को मारने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। और मतलब एक तरीके से इतना समझ लो कि एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के बनने को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। और फिर एंटीबॉडी जो है एंटीजन को मारती है जाके, एंटीबॉडी जो है एंटीजन से जाके लड़ती है, ठीक। अब देख लेते हैं हमारे पास जो ग्रुप होते हैं। तो ग्रुपिंग हमारी दो टाइप से होती है, एक एबीओ सिस्टम और दूसरी आरएच सिस्टम। तो जो हमारा ए बी और ओ लिखा होता है वो इसके हिसाब से होता है, और जो प्लस और माइनस होता है वो इसके हिसाब से होता है। अब क्या कैसे होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले एबीओ के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरे पास आरबीसी है, कहाँ पे है? अब नीचे बनेगी आरबीसी। एक आरबीसी ये है, एक आरबीसी ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अगर ये आरबीसी ए वाले ग्रुप की है, मतलब इसमें कुछ एंटीजन होंगे। एंटीजन मतलब इसमें कुछ एंटीजन होंगे, मान लेते हैं वो ए एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन मतलब इसमें हमारे पास ए एंटीजन है, यानी कि एंटीबॉडी को ट्रिगर करने वाला, बॉडी में घुस के एंटीबॉडी बनवाने वाला। तो अगर ये ए के एंटीजन है, अगर ए का सेल है, ए का आरबीसी है, तो इसमें ए एंटीजन होगा। अगर बी का आरबीसी है तो इसमें बी एंटीजन होंगे। चलो थोड़ी जगह ले लेते हैं, चौराहा नहीं है ये। चलो अच्छा, अगर ये बी का है तो इसमें बी एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, ठीक है।
एंड इफ़ एट ऑल ये सी का है तो इस सॉरी सी का तो होता ही नहीं, सॉरी, अगर ये ओ का है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। अगर ये ओ का है तो ये खाली होगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, नो एंटीजन, नो एंटीजन। ठीक है, एंड फाइनली अगर ये ए बी का है, ए बी का है मतलब इसमें ए भी होगा और बी भी होगा। ए बी मतलब इसमें दोनों होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, ये देखो ए भी है और बी भी है, तो इसमें ए और बी दोनों होंगे। अब होगा क्या, ए बी एंटीजन, जैसे कोई ए वाला बंदा है या किसी बंदे के बॉडी में ए एंटीजन है, ठीक है, तो उसकी बॉडी ए एंटीजन को तो हाँ कर देगी कि हाँ यार ए एंटीजन तो हमारा भाई है, तो उसकी जो बॉडी है ए एंटीजन वाले की बॉडी के लिए ए एंटीजन दोस्त है, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, और मान लो इस बंदे की बॉडी में ये वाला सेल आ जाए, इस बंदे की बॉडी में ये वाला सेल आ जाए तो क्या होगा, अब इस ए वाले बंदे की बॉडी में बी वाला सेल आ गया, इसके लिए तो ये बिल्कुल एक फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया। ए वाले बंदे के लिए बी वाला बंदा एक फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जो है बी एंटीजन, ध्यान से सुनना कंफ्यूजिंग है थोड़ा, बी एंटीजन ए वाले की बॉडी में जाएगा, तो फिर ए वाले के लिए ये बी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, और फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो ये जो है इसको पहचानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं तो ये बी के खिलाफ, ए वाला बी के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर देगा और इसको मार के ख़त्म कर देगा। ठीक है, चलो ध्यान से फिर से सुनते हैं, अब की बार थोड़ा और अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, ये दूसरा बंदा है इसका ब्लड ग्रुप है बी। मान लो सड़क पे जा रहा तो इसका एक्सीडेंट हो गया, खूब खून बह गया, अब इसको चाहिए खून। इसने कहा मैं इसको अपना खून दूंगा, ए ब्लड ग्रुप वाले ने कहा कि मैं बी को खून दूंगा। ए की सेल कैसी है, ए का सेल कुछ ऐसा है जिसमें ए की एंटीजन लगी हुई है, ठीक है, और बी का सेल कैसा है, बी वाले में बी का एंटीजन लगा हुआ है। तो बी की बॉडी के जो एंटीबॉडी हैं, मतलब ऐसे समझो कि ए और बी में कुछ एंटीबॉडी भी होंगे, मतलब इनके कुछ सेल्स होंगे जो एंटीबॉडी बनाते हैं, तो वो सेल ए वाले के सेल, ए के सेल ए एंटीजन को जानते हैं, ए एंटीजन को जानते हैं, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ए एंटीजन एंटीबॉडी के भाई भाई। उसी तरीके से बी के सेल बी एंटीजन को जानते हैं, यानी कि इस बंदे के बॉडी के सेल इसके एंटीजन को जानते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आएगी, तब जब ए अपना ब्लड बी को देगा। क्यों, क्योंकि बी के सेल ए एंटीजन को नहीं जानते, बी के सेल जो है ए एंटीजन को नहीं जानते, ये फॉरेन है, फॉरेन बॉडी है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो बी के सेल जो है वो ए एंटीजन को, इस वाले एंटीजन को नहीं जानते, तो ये जो है इसके लिए फॉरेन है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो बी के सेल्स ए एंटीजन के खिलाफ, ए एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, और एंटीबॉडी बना के इसके जो सेल इसकी बॉडी में आएंगे उनको ख़त्म कर देंगे। और यही चीज़ इसके साथ भी है, अगर ये बी वाला इसको ब्लड डोनेट करता है, अगर बी वाला इसको ब्लड डोनेट करता है तो इसके जो एंटीबॉडी बनाने वाले हैं वो इसको जानते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नहीं जानते हैं, तो इसके सेल इसके एंटीबॉडी बनाने वालों के लिए ये नया बंदा है, मतलब दुश्मन है, तो इसके एंटीबॉडी बनाने वाले एंटीबॉडी तैयार कर देंगे और इस वाले सेल को मार के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में समझा दिया, आई होप समझ में आ गया होगा यार। तो चलो फिर अब देखते हैं कौन किससे ब्लड ले सकता है, किससे नहीं ले सकता। तो देखो हमारे पास ए जो है, ए में सिर्फ ए है, बी में सिर्फ बी है, ओ में कुछ नहीं है, और ए बी में दोनों है, इसमें सिर्फ ए है, इसमें सिर्फ बी है, और इसमें ए भी है और बी भी है। ठीक है, तो होगा क्या अब, ए किसको किसको ब्लड दे सकता है, देखो
ये जो है ए को पहचानता है, ये इसकी बॉडी के सेल या इसकी एंटीबॉडी ए को जानते हैं, ठीक है, ये वाले बी को जानते हैं, और ये वाले जो हैं किसी को नहीं जानते। इनमें अगर ए दोगे तो भी ये लड़ लेंगे, इनको अगर बी दोगे तो भी ये लड़ लेंगे। तो ये किसको जानते हैं? नो वन, किसी को नहीं जानते। और ए बी वाले के सेल ए को भी जानते हैं और बी को भी जानते हैं, मतलब इसके लिए ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। ए दोगे तो भी सही है, बी दोगे तो भी सही है। तो ये ए को भी जानते हैं और बी को भी जानते हैं, तो इनको आप किसी से भी दे दो, ये दोनों से ले लेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग ब्लड डोनेशन करवाएं तो हम लोग ए वाले का ब्लड, या तो मतलब अगर ये कोई बंदा है, इसका ब्लड ग्रुप है ए, तो हम लोग इससे ब्लड या तो इसको दिलवा सकते हैं या फिर इसको दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये ए को जानता है। ये बंदे की बॉडी के सेल, इस बंदे की बॉडी के सेल ए को जानते हैं, तो वो ए के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे नहीं। तो ये ए को जानते हैं तो इसको दे सकते हैं, या ये ए को जानता है इसको दे सकते हैं। अगर ये बी है तो उस केस में क्या करेंगे? अगर ये बी है तो या तो इसको दे सकते हैं या इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये भी बी को जानता है और ये भी बी को जानता है, ठीक है ना। अगर ये ओ है, ओ में तो कुछ नहीं है, तो अगर ओ इसको दे दे तो भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ओ इसको दे दे तो भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है तो भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि ओ को तो सिर्फ ओ ही देगा। ये देगा तो भी लड़ाई हो जाएगी, ये देगा तो भी लड़ाई हो जाएगी, बी वाला, और ये देगा तो भी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। ओ जो है चारों को दे सकता है, और ए बी सिर्फ अपने आप को दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ए को देगा तो इसमें तो बी भी प्रेजेंट है, तो भी लड़ाई हो जाएगी। अगर ये बी को देता है तो बी का तो ठीक है, लेकिन इसमें ए भी प्रेजेंट है, तो भी लड़ाई हो जाएगी। ओ को देता है, ओ में तो लड़ाई होनी है, क्योंकि ओ के पास ना ए है ना बी है, इसके पास ए बी दोनों है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट एबीओ सिस्टम। अब समझ में आ गया। तो इससे हम लोगों ने एक चीज़ क्या नोटिस की कि ए बी वाला बंदा सबसे ले सकता है और सिर्फ खुद को दे सकता है। ओ वाला बंदा जो है वो सबको दे सकता है, लेकिन सिर्फ ओ से ले सकता है। बी वाला बंदा जो है वो बी खुद को तो मतलब खुद को तो दे ही सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और लेने का काम ही सिर्फ बी से लेगा। और जो ए वाला बंदा है ये ए को दे सकता है या फिर ए बी को दे सकता है, ठीक है, और लेने का काम ही सिर्फ ए से लेगा। ओके, चलो अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ। ये देख लेते हैं, बुक में एक अच्छी सी टेबल बनी हुई है, चलो वो अच्छी सी प्यारी वाली टेबल देख लेते हैं, होप इट हेल्प्स। ये देखो, ये बनी हुई एक टेबल जिसमें दिया हो ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों में ए एंटीजन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? एंटी बी होगी, यानी कि बी के खिलाफ वाली एंटीबॉडी होगी। उसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप वालों में एंटीजन बी होगा, यानी कि बी वाला एंटीजन होगा, और इनमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी ए, यानी कि इनके में ए के खिलाफ वाली एंटीबॉडी होगी। और ए बी में तो ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो ये दोनों से वाकिफ है, दोनों को जानता है, दोनों का दोस्त है, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ में तो कोई एंटीजन नहीं है, यानी कि इसमें कोई नो एंटीजन है। और क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए ना ये ए को जानता है ना ये बी को जानता है, तो इसमें दोनों के लिए बोथ एंटी ए एंड एंटी बी, यानी कि इसमें एंटी ए बॉडी भी होगी और एंटी बी बॉडी भी होगी, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे सिस्टम के बारे में, विच इज कौन सा? RH सिस्टम। अच्छा, RH सिस्टम, ठीक है। देखो RH सिस्टम में क्या है, RH सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये बंदरों से आया। बंदरों से क्या आया? देखो बुक में तो इसका सिंपल सा दिया हुआ है कि द ब्लड ऑफ मोस्ट पीपल कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड RH फैक्टर, वेयर RH स्टैंड्स फॉर रीस, RHESUS, रीसस ये स्टैंड होता है, या ये वर्ड का ये यहाँ पर जो RH लिखा है दिस स्टैंड्स फॉर रीसस। क्यों? रीसस एक बंदर का नाम है, मंकी का नाम है, विच इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू अस, टू ह्यूमन बींग्स। और जो रीसस मंकी है, पहली बार इस RH फैक्टर की जो डिस्कवरी थी वो रीसस मंकी में ही हुई थी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं RH क्या होता है। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, ए पॉजिटिव होता है या ए नेगेटिव होता है, ठीक है। ए हमें समझ में आ गया क्यों होता है। अब देख लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होता है। कोई ब्लड सेल है, ठीक है, इसमें एक RH एंटीजन भी हो सकता है। कौन सा? RH एंटीजन।
ठीक है। अगर RH एंटीजन है तो इसको हम लोग RH पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। और अगर RH एंटीजन नहीं है तो इसको हम लोग RH नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग RH पॉजिटिव बोलेंगे और जिसमें नहीं है उसको हम लोग RH नेगेटिव बोलेंगे, बस। अब यही था, बस इतना ही था RH सिस्टम। इसको अब AB सिस्टम के साथ कंबाइन कर दो, RH को ABO के साथ जोड़ दो, तो अब हमें क्या मिलेगा, RH प्लस ABO। अब हमें एक अलग ही प्रकार मिल जाएगा जो कि होगा AB, मतलब A प्लस A माइनस, यानी कि A पॉजिटिव A नेगेटिव B पॉजिटिव B नेगेटिव AB पॉजिटिव AB नेगेटिव O पॉजिटिव O नेगेटिव। कौन से सेल्स होंगे, देखो जल्दी से इसको बना देते हैं। ऐसा सेल जिसमें A भी है और RH भी है, एक ये हो सकता है। या फिर ऐसा सेल जिसमें A है लेकिन RH नहीं है, दूसरे टाइप के सेल। अगर इसमें B है और RH भी है, या फिर इसमें B है RH नहीं है, ठीक है। तीसरे टाइप का, इसमें O है RH है, या फिर इसमें सॉरी O तो कुछ होता ही नहीं है ना, मतलब इसमें AB भी नहीं है, सिर्फ RH है, या फिर इसमें AB भी नहीं है RH भी नहीं है, ठीक है। और चौथा मतलब 1 2 3 4 5 6 हो गए। सातवां क्या हो सकता है, इसमें A है B है और RH भी है। और आठवां क्या हो सकता है, इसमें A है B है लेकिन RH नहीं है। तो इस वाले केस को हम लोग कहेंगे A पॉजिटिव, इसको हम लोग कहेंगे A नेगेटिव जिसमें RH नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे O पॉजिटिव, इसको हम लोग कहेंगे O नेगेटिव, इसको हम लोग कहेंगे AB नेगेटिव क्योंकि इसमें RH नहीं है, और इसको हम लोग कहेंगे AB पॉजिटिव क्योंकि इसमें RH है, इसको हम लोग कहेंगे B पॉजिटिव क्योंकि इसमें RH है, इसको हम लोग कहेंगे, इस वाले को हम लोग कहेंगे B नेगेटिव क्योंकि इसमें RH नहीं है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये वाला जो है AB पॉजिटिव, ये सबसे खून ले सकता है क्योंकि इसका A भी दोस्त है, B भी इसका दोस्त है और RH भी इसका दोस्त है। अगर ये इससे खून लेना चाहे तो इसके पास ARH है, इसके पास भी A और RH है, कोई दिक्कत नहीं होगी। A नेगेटिव से लेना चाहे तो इसके पास A है, इसके पास भी A है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये RH से लेना चाहे तो इसके पास भी RH है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब O पॉजिटिव से लेना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, AB नेगेटिव से लेना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, O नेगेटिव से तो भी मतलब किसी भी केस में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो, अब दूसरी चीज़ ये देखो कि हम लोग A नेगेटिव से A पॉजिटिव को दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि A नेगेटिव के पास A है, इसके पास भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास RH नहीं है लेकिन इसके पास RH है, तो उससे कोई दिक्कत होने नहीं वाली। लेकिन अगर हम लोग इसका उल्टा करें, A पॉजिटिव से A नेगेटिव को दें तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? इसके पास A है, इसके पास भी A है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पास RH है और इसके पास RH नहीं है। इसके पास RH है, इसके पास RH नहीं है, तो अगर मैं इसको A पॉजिटिव का ब्लड दूंगा और इसके पास RH नहीं है तो ये क्या करेगा, RH की एंटीबॉडी डेवलप कर देगा, RH की एंटीबॉडी डेवलप करके इस सेल से लड़ लेगा और ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि O नेगेटिव जो हमारे पास सेल है, सॉरी O नेगेटिव जो हमारे पास RBC है, ये सबको खून दे सकती है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ये सबको खून दे सकती है। और AB पॉजिटिव जो है ये सबसे ले सकता है खून, ठीक है। अब आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया RH फैक्टर इन प्रेगनेंसी, देयर इज नथिंग सो स्पेशल अबाउट दिस। देखो कोई RH नेगेटिव विमेन है, मैंने अभी क्या कहा कि A नेगेटिव को मैं A पॉजिटिव से ब्लड नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि इसमें RH होता है, इसमें RH होता है, इसमें RH नहीं होता, और इस वजह से ये RH की एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा, ठीक है ना। एंड द सेम इम्प्लाइज फॉर B नेगेटिव B पॉजिटिव O नेगेटिव O पॉजिटिव AB नेगेटिव एंड AB पॉजिटिव, ठीक है। तो वही चीज़ दिया हुआ है, एन RH नेगेटिव वुमेन मे बिकम सेंसिटिव इफ शी कैरीज एन RH पॉजिटिव चाइल्ड इन हर यूटरस। हाँ, मतलब कि अगर कोई वुमेन RH नेगेटिव है और उसके पास RH पॉजिटिव चाइल्ड है, तो वो चाइल्ड इस विमेन के लिए, मतलब वो विमेन जो है सेंसिटिव कंडीशन में आ जाती है, इसके लिए दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव है। एंड इफ़ एट ऑल गलती से भी उस बेबी का और इनके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया तो भैया बेबी को तो कुछ नहीं होगा, बेबी तो RH पॉजिटिव है, बेबी तो संभाल लेगा, लेकिन इनका RH नेगेटिव है, सो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इस वजह से क्या होता है
कि जो मतलब जैसे तैसे पहला जो चाइल्ड होता है ना वो तो सही से आ जाता है, लेकिन द सेकेंड चाइल्ड मे बी प्रॉब्लमैटिक एंड दिस में इवन कॉज टू द डेथ। ठीक है, दिस में इवन कॉज डेथ, टू द डेथ नहीं, दिस में इवन कॉज डेथ। तो ये जो ब्लड ग्रुप वाली चीज़ होती है ना, दिस इज टोटली जेनेटिक। ठीक है, यानी कि ये आपके जीन से ही आती है। जीन से मतलब ऐसे समझ लो आपके मदर और फादर पे ही डिपेंड करता है, उन्हीं से आती है, आप इनका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको आपके पेरेंट्स से ही मिलती हैं, हेरिडिटरी होती हैं। ठीक है, तो चलो एक बार प्रेगनेंसी वाले फैक्टर की दोबारा बात कर लेते हैं अच्छे से, कि जैसे मदर RH नेगेटिव है और जो सन है या जो भी डॉटर है, जो भी वूम्ब में बेबी है, वो RH पॉजिटिव है। तो दिक्कत क्या होगी कि देखो, दिक्कत कुछ कि हमारी जो बॉडी होती है उसका इम्यून सिस्टम मोस्टली या कह लो ज़्यादातर एंटीजेंस के लिए ऐसा होता है कि एक बार हमारा इम्यून सिस्टम एक बार अगर किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में उसे रिएक्ट करने में टाइम लग सकता है। फर्स्ट टाइम रिएक्शन कैन टेक लॉन्ग। ठीक है, इसमें टाइम लग सकता है, कैन टेक लॉन्ग, लेकिन अगर दोबारा इफ द सेम एंटीजन enters the body again, if the same antigen enters the body again, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसकी एंटीबॉडीज़ बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर लेगा। एंटीबॉडीज़ वेरी फास्ट, एंटीबॉडी प्रिपरेशन बहुत तेज़ हो जाएगा, बहुत जल्दी एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक बार उससे ऑलरेडी मिल चुका है। इसीलिए ज़्यादातर डिजीजेज एक बार हो जाती हैं तो वो दोबारा नहीं होती हैं। जैसे टाइफाइड हो गया, एक बार हो गए तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी मिल जाती, मतलब बहुत जल्दी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज करके उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। तो एंटीजन फर्स्ट टाइम रिएक्शन कैन टेक लॉन्ग, लेकिन इफ द सेम एंटीबॉडी एंटर्स द बॉडी, इफ द सेम एंटीजन एंटर्स द बॉडी अगेन, तो एंटीबॉडी बहुत फास्ट प्रोड्यूस होती हैं। इतना लंबा मैं लिखना नहीं चाह रहा, लेकिन लिखने के पीछे रीज़न है, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग विच इज गोइंग टू हैपन हियर। RH पॉजिटिव बेबी है, ठीक है, इसकी जो है मतलब जैसे मान लो इसका ब्लड मदर के बॉडी में चला गया। ठीक है, इसका ब्लड मदर की बॉडी में चला गया, मदर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, तो ये ब्लड ग्रुप या मदर क्या करेंगी, RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी प्रिपेयर कर देंगी। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड जाता है, तो मदर के लिए वो खास नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि बहुत ही थोड़े अमाउंट में ब्लड वहाँ जाता है, तो वो थोड़ा सा मार के ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो पहली डिलीवरी जो है उसमें इतना टाइम लग जाता है हमारी इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने में कि जो पहला बेबी होता है, द बेबी इज़ सेफ, और वो पहला बेबी आराम से निकल आता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होती है, डिलीवरी इज़ नॉर्मल, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आते हैं सेकेंड डिलीवरी में। क्यों? क्योंकि मदर की बॉडी ऑलरेडी एक बार RH वाला जो RH पॉजिटिव या कह लो RH वाला जो भी एंटीजन है एक बार उससे मिल चुकी है, मदर के ब्लड या मदर का इम्यून सिस्टम एक बार उससे ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर मान लो दूसरा बेबी, इफ़ द सेकेंड बेबी इज़ ऑल्सो RH पॉजिटिव, ठीक है, अब दिख रहा होगा, अगर दूसरा बेबी भी RH पॉजिटिव है, तो इधर से अगर खून मान लो निकल गया, मदर के ब्लड से जाके ट्रांसफ्यूज़ हुआ, तो अब की बार मदर के ब्लड को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंटीबॉडी बनाने में, और एंटीबॉडी बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगी। एंड एज सून एज एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर होंगी, एंटीबॉडी मदर के ब्लड में आए हुए RH पॉजिटिव को मारने लगेंगी। और अगर वो एंटीबॉडी बेबी के अंदर घुस गई, अगर वो बेबी के ब्लड के अंदर घुस गई, तो फिर बेबी में जो ब्लड होता है या बेबी में जो RBC हैं उनको ये मतलब बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देगी। बेबी में RBC काउंट बहुत कम हो जाएगा, नंबर ऑफ़ RBCs बहुत कम हो जाएंगी, एंड दिस में लीड टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स इन फ्यूचर। कि बेबी की डिलीवरी के बाद वैसे बहुत सारे केसेस में तो डेथ हो जाती है, और अगर डिलीवरी हो भी जाती है देन द बेबी इज़ स्पेशली एबल्ड, उसका ब्रेन या तो अच्छे से वर्क नहीं करता, प्रॉपर नहीं होता, या देयर कैन बी मेनी मोर
थिंग्स, मेनी मोर कॉम्प्लिकेशंस विच में अकर। तो ये होता है कुछ RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे। ओके, अब तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया, एवरीथिंग इज डन। सो चलो और देख लेते हैं इसमें डी एंटीजन। अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया था, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो हमारी बॉडी में अभी मैंने AB एक लगाया था, A लगाया था, एक B लगाया था और एक RH लगाया था ना, वो RH एंटीजन नहीं होता, उसको हम लोग बेसिकली डी एंटीजन कहते हैं। प्रिसाइज या कह लो जो वर्ड है उसके लिए वो डी एंटीजन है, ठीक है। तो RH एंटीजन नहीं, दैट एंटीजन इज नेम्ड एज डी एंटीजन, ठीक है। और ये जो हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके क्योर 1960 में ही आ गए थे, एक इंजेक्शन के थ्रू। मतलब जिस तरीके से वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होता है ना, बस वैसे ही समझ लो, वैसा ही एक क्योर आया 1960 में। और उसकी वजह से अब ऐसे केसेस जो हैं बहुत कम हो गए। स्पेशली मतलब अगर बात करें वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा ये केसेस इंडिया में ही होते हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इज़ टू मच और ज़्यादातर लोग इस बारे में अवेयर नहीं रहते हैं। बट एज यू आर स्टडिंग दिस, आप अवेयर हैं। सो इफ़ एट ऑल योर वाइफ इज़ RH नेगेटिव, तो एक बार आप ज़रूर टेस्ट करवा लें। मतलब अभी तो नहीं, मतलब इन फ्यूचर, ठीक है ना। इन फ्यूचर इफ़ एट ऑल योर वाइफ इज़ RH नेगेटिव, तो आपको ज़रूर टेस्ट करा लेना चाहिए। और वो जो वैक्सीन टाइप जो भी इम्यूनाइजेशन या सिंपल समझ लो एक इंजेक्शन होता है, वो ज़रूर दे देना, दिलवा देना। दैट कैन हेल्प सेव यू लाइफ, या फिर वो मतलब आपको किसी भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन से ज़रूर बचा ही लेगा, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन के कोई चांसेस नहीं रह जाते। अगर हो ना भी हो रहा हो तो भी आपको मन से तसल्ली मिल जाएगी, हाँ अब कुछ होने नहीं वाला। सो कीपिंग ऑल दैट असाइड, आगे हम लोग बाद में करेंगे। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।